गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DRS नर्सिंग अकेडमी। तो हम डिस्कस कर रहे थे MSc नर्सिंग का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस। तो 60 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। जो रिमेनिंग 60 है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट 61st क्वेश्चन था वो था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग डिलीवरी इज़। तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग डिलीवरी इज़, दैट इज़ मैक्सिमम जो इन्होंने पूछा है, तो मैक्सिमम इट इज़ 500 ml। ठीक है, अगर इससे ऊपर होता है ग्रेटर देन 500 ml तो दैट इज कंसिडर्ड PPH। PPH के केस में जो ब्लड लॉस है वो 500 ml से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द सेफेस्ट पोजीशन फॉर अ लेडी विद क्वाड प्रोलैप्स इन लेबर इज। तो ये अपनी सुपाइन पोजीशन होती है। ठीक है, अगर क्वाड प्रोलैप्स है तो जो लेग एंड है वो एलिवेटेड होता है, तो ये हो जाती है ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। तो जो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन, तो जो क्वाड प्रोलैप्स का केस होता है उसमें हम ट्रेंडलबर्ग पोजीशन देते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था ट्रेंडलबर्ग पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अमंग द फॉलोइंग। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव दैट इज द 72 आवर्स। तो उसमें जो कंटेंट होता है वो होता है लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल। ठीक है, तो दिस इज़ माला डी। ये 28 डेज़ के लिए होती है। इसमें टैबलेट्स होती हैं। ठीक है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन, ये इंजेक्शंस होते हैं। जो इमरजेंसी टैबलेट्स होती हैं दैट इज़ 72 आवर्स, दैट इज़ लेवोनॉर्गेस्ट्रॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग इज़ अ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो कॉर्ड क्लैंपिंग जो होती है, जो हम कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं, वो जनरली हम लोग करते हैं 5 मिनट्स के अंदर। जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जिससे बेबी अटैच होता है मदर से, तो वो हम क्लैंप कर देते हैं और फिर उसको हम कट कर देते हैं। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो यहाँ से क्लैंप, यहाँ से क्लैंप और फिर यहाँ से हम कट कर देते हैं। ठीक है, दिस कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। किस में हम लोग कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो आंसर माना था दैट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, तो इन्होंने पूछा था डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग। तो डिलेड इसीलिए क्योंकि जो लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम कॉर्ड क्लैंप करके रखेंगे, ठीक है, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी में जो RH फैक्टर है वो जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें जो इम्यूनिटी है उससे जो इम्यूनिटी के फैक्टर्स हैं उससे, जिससे फीटस के बेबी को रिस्क होता है, इसलिए हम लोग जल्दी से कॉर्ड क्लैंप करके कट कर देते हैं और डिले लॉन्ग टाइम तक हम कॉर्ड क्लैंपिंग नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर था RH इनकम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीटोसिन हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 3 to 4 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मेजर्ड बाय। ठीक है, तो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स AFI, वो हम मेजर करते हैं एब्डोमिनल गर्थ से। ठीक है, तो AFI अगर लेस देन 5 सेंटीमीटर होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज ओलिगोहाइड्रोमनियोस, और अगर AFI ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर होता है तो ग्रेटर देन अगर 25 सेंटीमीटर होता है दैट इज कंसिडर्ड एज पॉलीहाइड्रोमनियोस। ठीक है, तो अगर आपको कोई AFI की नॉर्मल रेंज पूछता है दैट इज़ 5 to 25 सेंटीमीटर, तो इट इज़ मेजर्ड बाय एब्डोमिनल गर्थ। तो इसमें क्या होता है कि जो बेबी जिस सैक में होता है उसके चारों जो क्वाड्रेंट्स होते हैं उनका जो वर्टिकल डायमीटर होता है वो हम मेजर करते हैं। ठीक है, वर्टिकल डायमीटर है वो हम मेजर करते हैं और फिर उसका जो टोटल होता है दैट शुड बी बिटवीन 5 to 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंडोमेट्रियम ऑफ प्रेग्नेंट यूट्रस इज नोन एज डेसिडुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेट ऑफ सर्वाइकल डायलेशन ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर इन प्राइमरी ग्रेविडा इज। अब एक्टिव फेज ऑफ लेबर, ठीक है, उसके बाद उन्होंने दे दिया प्राइमरी ग्रेविडा। तो क्या होता है एक्चुअली में, इट इज़
डिवाइडेड इनटू अप टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर नहीं पूछा गया तो प्राइमरी ग्रेविडा में अप टू 3 और मल्टी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा में अगर अप टू 3 सेंटीमीटर देख रहे हैं तो होता है सर्विकल डायलेशन 0.5 सेंटीमीटर पर आवर, मल्टी में होता है 1 सेंटीमीटर पर आवर। लेकिन अगर आफ्टर 3 सेंटीमीटर देखते हैं तो कंसीडर किया जाता है प्राइमरी ग्रेविडा में 1 सेंटीमीटर पर आवर और मल्टी में 1.5 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब पूछा गया है कि सर्विकल डायलेशन एक्टिव फेज ऑफ लेबर, तो इसमें होता है जो हम कंसिडर करते हैं दैट इज़ प्राइमरी, अगर कुछ नहीं बताया है कुछ सेंटीमीटर के, दैट इज़ आफ्टर 3 सेंटीमीटर दैट इज़ 1 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, तो राइट आंसर जो इसका रहने वाला है वो होने वाला है 1 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगेजिंग डायमीटर ऑफ फेस प्रेजेंटेशन। अब एंगेजिंग डायमीटर फेस प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं, पोजीशन या प्रेजेंटेशन, फेस एरा। ठीक है, फेस में जो इनका डायमीटर होता है दैट इज सब मेंटोब्रैगमेटिक डायमीटर जो है वो फेस प्रेजेंटेशन में बाहर आता है और उसका डायमीटर होता है 9.5 सेंटीमीटर। तो जिसने भी ऑप्शन किया दैट इज द राइट आंसर। द फर्स्ट साइन सीन इन प्रेगनेंसी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन था। तो क्विकनिंग लेट होता है, हेगार साइन नहीं। तो अगर प्रेगनेंसी हो गई है तो एमनोरिया होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट साइन सीन इन प्रेगनेंसी। ठीक है, और नॉट इज़ लाइक कि हर एमनोरिया इज़ कंसिडर्ड एज प्रेगनेंसी, वो प्रेगनेंसी कंसिडर नहीं होगी, बस दिट इज़ द फर्स्ट साइन के जिसमें पता लगता है कि प्रेगनेंसी या फिर कहते हैं कंसीव हो चुकी है। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट साइन सीन इन प्रेगनेंसी। बट ये और अदर कॉजेज से भी हो सकता है, जैसे अगर किसी को PCOS है, ठीक है, तो उनसे भी चांसेस होते हैं कि एमनोरिया होता है। लेकिन अगर पूछा जाए इसमें तो ये क्विकनिंग बहुत लेट साइन है, हेगार साइन बाद में आता है, फर्स्ट साइन एमनोरिया ही कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द मदर टू द फीटस थ्रू प्लेसेंटा इज टर्म्ड एज। अब ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम मदर टू बेबी, तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो देख सकते हैं नहीं, दिस इज द वर्टिकल ट्रांसमिशन। तो डी आंसर जिसने भी किया है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन। तो डिहाइड्रेशन का कॉमन साइन होता है ब्रेडी, नहीं कॉमन साइन नहीं, कॉमन साइन जब पूछा गया है तो आपको बहुत पता लगना चाहिए कि कौन सा कॉमन साइन है। तो फर्स्ट वन इज ब्रेडिकार्डिया, नहीं ब्रेडिकार्डिया नहीं होता, हाइपो नहीं होता, ब्रेडिप्निया नहीं होता। सो म्यूकस मेम्ब्रेन देख के हम कॉमन साइन से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है उसको डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है। उसकी जो स्किन मेम्ब्रेन होती है या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे कि हम देख सकते हैं टंग की हो गई, ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि जो चिल्ड्रन है वो डिहाइड्रेटेड है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड वे टू असेस पेन इन एन इन्फेंट। तो ये हम लेके आ गए आपके लिए। अगर चिल्ड्रन की इन्फेंट की बात हो रही है तो हम जनरली कंसिडर करते हैं फ्लैक। ठीक है, फ्लैक स्केल को हम यूज़ करते हैं फॉर असेसमेंट ऑफ पेन। तो ये इन्होंने भी राइट आंसर माना है। उसके बाद अलावा अगर आप देखते हो तो वोन बेकर फेस चैलेंज, उसमें भी क्या होता है डिफरेंट फेसेस होते हैं। अगर बेबी पेन में है तो ऐसे होता है, डिफरेंट टीयरी आइज भी होती हैं, है ना, तो वो भी कंसिडर किया जाता है रेटिंग स्केल वोन बेकर में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंसर माना है फ्लैक्स स्केल को। ठीक है, तो इसमें देखो फुल फॉर्म जो इन्होंने फ्लैक्स स्केल का बताया है। ठीक है, फुट, लेग्स, एक्टिविटी, क्राई और कॉन्सेबिलिटी। ठीक है, ये 5 कंपोनेंट्स होते हैं फ्लैक्स स्केल के। अब इन्होंने देखा 3 की स्कोरिंग होती है, 0 स्कोरिंग, 1 स्कोरिंग और 2 स्कोरिंग। तो 3 स्कोरिंग होती है, तो उस हिसाब से हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैक्सीन गिवन एट द एज ऑफ 5 ईयर्स। अब ये पहले का क्वेश्चन है कि 5 ईयर्स पे क्या वैक्सीन देते हैं। तो ये नहीं देते हैं, DPT नहीं देते हैं हम। जो 5 ईयर्स से पहले होता था DT डोज दिया जाता था। ठीक है,
तो जिसने भी सी आंसर किया दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वेट ऑफ फीडिंग अ न्यूबॉर्न वेइंग लेस देन 1200 ग्राम। अब हम कंसिडर करते हैं 1200 ग्राम ऑफ बेबी ऑन फर्स्ट डे, ठीक है। तो ये कंसिडर होता है वेरी लो बर्थ वेट बेबी में, ठीक है। तो इनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं वो भी डिक्रीज्ड होते हैं। तो जो इनकी ब्रेस्ट फीडिंग है वो तो पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। ये जो सकिंग रिफ्लेक्स और ये सारी चीज़ें होती हैं ये डिक्रीज हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इससे कर ही नहीं पाते हैं, इनके अंदर इतनी पावर ही नहीं होती है। तो जो 1200 ग्राम ऑफ बेबी होता है उसको हम लोग देते हैं गेवॉच फीडिंग, ठीक है। तो जिसने भी ऑप्शन किया दैट इज़ द राइट आंसर। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वॉट एज डू मोस्ट चिल्ड्रन अचीव टॉयलेट ट्रेनिंग। ये तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन है पीडियाट्रिक्स का, ये तो आपको याद करना होता है कि पीडियाट्रिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। या तो कुछ रिफ्लेक्सेस पूछ लेंगे, या कब अपीयर होता है, ठीक है, कब डिसअपीयर होता है। तो ये क्वेश्चंस हैं जो पीडियाट्रिक्स से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो टॉयलेट ट्रेनिंग की बात की इन्होंने, तो टॉयलेट ट्रेनिंग जनरली अचीव एट 18 to 24 मंथ्स, ठीक है। तो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिंसर ग्रास इसका पिंसर ग्रास क्या होता है, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि विजुअल स्किल नहीं, ग्रास की जब बात आ रही है तो ग्रास इज एनी काइंड ऑफ होल्डिंग, कि आप किस चीज़ को होल्ड कर रहे हो। तो विजुअल स्किल्स नहीं है, सेंसेशन नहीं है। अब 2 बज गए, ग्रॉस और फाइन। अब पिंसर क्या होता है कि बच्चा जो है छोटी चीज़ों को पकड़ने लग जाता है और अपनी चीज़ों से, अपने जो हैंड्स की बहुत बारीक चीज़ों से वो उसे पकड़ने लग जाता है। तो एकदम फाइन स्किल्स होती हैं कि वो उसको पकड़ रहा है, कि वही हाँ यही पर्टिकुलर चीज़ वो पकड़ रहा है। तो दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर फाइन मोटर स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ मोस्ट इफेक्टिव अप्रोच फॉर मैनेजिंग चाइल्ड विथ फेब्राइल सीजर्स। अब बच्चा है, फेब्राइल सीजर्स आ रहे हैं, तो जनरली हम जो बच्चों में होता है फीवर को मॉनिटर करते हैं, क्योंकि फीवर ग्रेटर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के चांसेस होते हैं कि उनको देयर इज चांसेस फॉर सीजर्स, ठीक है। तो उसमें हम लोग मेनली क्या होता है फीवर को कंट्रोल करते हैं। तो दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय एंटीबायोटिक मेडिसिन। हाँ हो सकता है कूलिंग मेजर्स, नहीं कूलिंग उस टाइम पे नहीं दी जाती है। उस टाइम पे ऐसा नहीं होता है कि आप इस 105 पे जाके आप इतना कूलिंग मेजर्स कर रहे हैं, नहीं। एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटी कन्वल्सेंट नहीं, मेडिकेशंस हम नहीं देते हैं शुरू में। अगर आपको सीजर्स नहीं आए तब तक मतलब नहीं है, तो हम लोग कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिकेशंस देते हैं, ठीक है। और जनरली वो बोल भी रहा है फेब्राइल सीजर्स है, उसको सीजर्स रिलेटेड टू टेम्परेचर है तो हम दे रहे हैं। अगर उसको कोई अदर सीजर्स होते हैं तो हम उसको एंटी कन्वल्सेंट मेडिकेशंस दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने जब क्वेश्चन में दे दिया कि फेब्राइल सीजर्स हैं रिलेटेड टू टेम्परेचर, तो हम उनको एंटीबायोटिक मेडिकेशंस देके कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। अब ये देखो, ये अनट्रीटेड कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म, बच्चे से को बचपन से ही हाइपोथायराइडिज्म है, तो देयर आर चांसेस फॉर मेंटल रिटार्डेशन। तो एमआर के जो चांसेस होते हैं उसमें थायराइड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। उससे अगर किसी बच्चे को थायराइड के पहले से ही अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अस्थमा, कार्डियोमायोपैथी, डीएम नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्रीक्वेंट इनवॉलंटरी यूरिनेशन इन द चाइल्ड ओल्डर देन 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का बच्चा है, इनवॉलंटरी यूरिनेशन हो रहा है, सो दैट इज कंसिडर्ड एज नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। अब नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस क्या होता है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस क्या होता है, तो इसमें क्या होता है इनवॉलंटरी यूरिनेशन होता है एट नाइट टाइम, ठीक है। जो आप कहते हो ना बेड वेटिंग हो गया, ठीक है, बच्चा रात को यूरिन पास आउट कर देता है और उसे पता नहीं लगता है, दैट इज कंसिडर्ड एज नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। कॉन्स्टिपेशन, डायरिया दोनों अलग चीज़ें। एनकोप्रेसिस क्या होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। एनकोप्रेसिस,
एनकोप्रेसिस में इनवॉलेंट्री पैसेज ऑफ स्टूल, दैट इज कंसिडर्ड एनकोप्रेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें बताया तो आपको, अगर आपको पूछा जाए कि नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस के लिए आप कौन सी डिजीज देते हैं, कौन सी मेडिकेशन देते हैं, इमिप्रामिन होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ ए TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होती है, वो यहाँ पे यूज़ की जाती है इमिप्रामिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद पुअर वेट गेन एंड फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस इन इन्फेंट्स। पुअर वेट गेन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो इसमें हम देखेंगे नहीं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से नहीं होता है, कंजेनिटल हार्ट अस्थमा से नहीं होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस इज अ कंडीशन जिसमें चांसेस होते हैं कि पुअर वेट गेन और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। तो जिसने भी ए किया है वो एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द साइकेट्रिक ड्रग डज नॉट नीड एनी टेस्ट डोज बिफोर स्टार्टिंग रूटीन डोज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है मेरे लिए, कि इन्होंने बोला है कि टेस्ट डोज की ज़रूरत नहीं होती है। तो जो इन्होंने बताया ये सब ओरल मेडिकेशंस हैं, ठीक है। ओरल मेडिकेशंस का हम लोग टेस्ट डोज नहीं करते, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी तो किसी की टेस्ट डोज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन्होंने क्लोज़ापिन को राइट आंसर माना है, जो कि अकॉर्डिंग टू मी नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी ओरल मेडिकेशंस के लिए कोई भी टेस्ट डोज नहीं होती है, यहाँ पे भी नहीं होती है। हेलोपेडोल, रिस्पेरिडोन, क्यूटिपिन, क्लोज़ापिन हम लोग सब ओरल मेडिकेशंस देते हैं, ठीक है, और उसमें कोई टेस्ट डोज नहीं होता है। हेलोपेरिडोल हम लोग इंजेक्टेबल फॉर्म में भी देते हैं, ठीक है, 5 to 10 mg या ज़्यादा भी दे देते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ पेशेंट। हेलोपेरिडोल देते हैं अलॉन्ग विथ मिक्सचर ऑफ फिनार्गन, ठीक है, 25-50 mg अकॉर्डिंग टू डोज, ये पेशेंट की कंडीशन कितना एजिटेटेड है तो हम देते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम लोग टेस्ट डोज नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को क्वेश्चनेबल लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पेशेंट विथ एनोरेक्सिया नर्वोसा विल हैव। तो देख सकते हैं जो पेशेंट होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा से, उसको होता है ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और हाइपोथर्मिया। तो अब देख लेते हैं, हाइपो, हाइपो और ब्रेडी। तो हाइपोटेंशन, हाइपोथर्मिया और ब्रेडिकार्डिया। तो अब देख लेते हैं किसमें ये मिल रहा है, ब्रेडी, तो ये दो तो टैकी तो होता नहीं है, हाइपर नहीं होता है, तो बी इज़ द राइट आंसर, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और हाइपोथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोजिनस डिप्रेशन इज ऑल्सो नोन एज। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा है एंडोजिनस डिप्रेशन क्या होता है। तो एंडोजिनस डिप्रेशन वो होता है दैट इज हैविंग जेनेटिक और हेरिडिटरी, जेनेटिक और हेरिडिटरी कॉज होता है, ठीक है, उसका और कोई अदर कॉज नहीं होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रेस, ये कोई भी चीज़ उसके कॉजेस नहीं होते हैं, सिर्फ ये कॉज होता है। और इसीलिए एंडोजिनस डिप्रेशन को हम लोग कहते हैं यूनिपोलर डिप्रेशन, ठीक है। पहले हम इसको और भी मेलनकोलिया कहते थे, ठीक है। तो देख लेते हैं, ऑटोनोमस डिप्रेशन नहीं, रिएक्टिव नहीं, बाइपोलर नहीं, डी इज़ द राइट आंसर, यूनिपोलर डिप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अ फीमेल क्लाइंट इज एडमिटेड विद डायग्नोसिस ऑफ डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। देखो बच्चों, जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो उसमें को मेंशन कर लेना है कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फीमेल क्लाइंट है, ठीक है, अगर आप एमएसएन वगैरह या कोई दूसरी फीमेल क्लाइंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी उन्होंने एक पॉइंट दे दिया, दैट दिस डायग्नोसिस इज रिफ्लेक्ट अ बिलीफ दैट वन इज। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया कि डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी क्या होता है। बीइंग किल्ड नहीं, बीइंग किल्ड इज डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, कि जब उसको लगता है कोई उसे मार रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एविल वर्ड नहीं, कनेक्टेड टू द क्लाइंट अनरिलेटेड टू वन सेल्फ नहीं,
ये देखिए ये ऑप्शन बच गया, हाईली फेमस एंड इम्पोर्टेंट। अब इसमें पेशेंट को लगता है डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोस क्या कहता है कि जो इंडिविजुअल है या पेशेंट है वो खुद को थोड़ा सा ज़्यादा समझता है कि ही इज़ हैविंग एनी काइंड ऑफ पावर्स, ठीक है, एनी काइंड ऑफ गॉड लाइक एक्टिविटीज़ वो कर सकता है, ठीक है। जो नॉर्मल पीपल जो होता है, जो एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, वो सारी पेशेंट को लगता है कि वो कर सकता है। तो दैट इज़ हैविंग डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था हाईली फेमस एंड इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट द टीवी न्यूज़कास्टर इज सेंडिंग सीक्रेट मैसेजेस टू हर, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि एक पेशेंट है, उसको कोई दूसरा बंदा कुछ मैसेजेस भेज रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ऑप्शंस देख लेते हैं हम। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, नहीं आइडियाज़ खुद के नहीं है, उसके पेशेंट के खुद के आइडियाज़ नहीं है। फोबिया नहीं, फोबिया इज़ डर, एनी काइंड ऑफ डर जो होता है दैट इज़ फोबिया। हेलुसिनेशन नहीं है, ठीक है। दीज आर आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस की जो न्यूज़ कास्टर है वो उसको कोई मैसेजेस भेज रहा है, ठीक है, तो उसको रेफ़र कर रहा है, कुछ चीज़ मैसेजेस हैं जो सीक्रेट मैसेजेस हैं वो रेफ़र कर रहा है, तो दैट इज़ कंसिडर्ड अंडर आइडियाज़ ऑफ रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस आर पब्लिश्ड बाय मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस। TNI इंडिया लेवल पे होता है, SNC इंडिया लेवल, INC नहीं। These are the practices that are published by American Psychiatric Association, ठीक है। जो भी प्रैक्टिसेस है वो APA डिसाइड करता है। द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सीरियस मेंटल इलनेस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको पूछते हैं ग्लोबल लेवल पे, ठीक है, तो अभी रिसेंटली अगर ग्लोबल लेवल पे देखते हो तो 10 to 14% ऑफ डिजीज़ हैं, जो टोटल डिजीज़ हैं उसमें से 10 to 14% जो डिजीज़ हैं वो हैं मेंटल इलनेसेस, ठीक है। एंड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस दैट इज 10 to 14% ऑफ ऑल द डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which is most appropriate nursing action of a 32-year female patient diagnosed with bipolar affective disorder, BPAD? अब BPAD मेनिया प्लस डिप्रेशन, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के BPAD होते हैं, BPAD 1, BPAD 2, ठीक है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। BPAD 1 और 2 इसमें अब देते हैं कि जो एक स्केल होता है, कॉन्टिन्यूम होता है, उसमें जो पेशेंट होता है वो मेनिया से लेके डिप्रेशन तक जाता है, ठीक है। BPAD 2 में मेनिया से नहीं जाएगा, हाइपोमेनिया से लेके जो पेशेंट है वो डिप्रेशन तक जाता है। अब इसके वेरियस क्राइटेरियाज होते हैं, ICD-10 के, ICD-10, ICD-11 के क्राइटेरियाज होते हैं कि किस चीज़ को आप BPAD कंसिडर करते हो। तो उसमें हम नहीं जाएंगे इतनी डिटेल में क्योंकि वो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। बाकी आप देखते हो तो इसमें ड्यूरेशन होना चाहिए 1 मंथ का, ठीक है। और अगर फर्स्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन अगर सेकंड टाइम हो रहा है तो फर्स्ट टाइम जो हुआ है, फर्स्ट एपिसोड और सेकंड एपिसोड, उसके बीच में गैप होना चाहिए जो नॉर्मल होना चाहिए पेशेंट 3 मंथ्स के लिए, तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज BPAD। बाकी और बहुत लंबा क्राइटेरिया है, वो हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, ECT नहीं देते हैं, केमिकल रिस्ट्रेंस नहीं, फिजिकल रिस्ट्रेंस इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि उस टाइम वो पेशेंट जो है वो कैसी कंडीशन में है। तो अपने को कोई कंडीशन उन्होंने नहीं बताई है कि भाई द पेशेंट इज़ एजिटेटेड और एग्रेसिव, तो वो सारी चीज़ें हम कुछ नहीं करते हैं। जब तक पेशेंट एजिटेटेड एग्रेसिव नहीं होता है तब तक हम रिस्ट्रेन नहीं करते हैं। उसके बाद भी फिजिकल तो हम नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हमें कंसेंट वगैरह लेना पड़ता है। केमिकल रिस्ट्रेंस अगर एजिटेटेड, लेकिन अपने को क्वेश्चन में कहीं पे नहीं दिया है कि एजिटेटेड है कि नहीं है। जनरल एक क्वेश्चन पूछा है कि
कोई पेशेंट है तो हम उसको क्लियर बाउंड्रीज एस्टेब्लिश कर देंगे। अगर वो बंदा मेनिया में आया है तो उसको बाउंड्री सेट कर देंगे कि दीज आर योर बाउंड्रीज, इसके बाद अगर आप काम करोगे तो हमें दूसरे एक्शंस लेने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम ADL इन साइकेट्रिक नर्सिंग स्टैंड फॉर। ADL स्टैंड्स फॉर एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। ठीक है, तो ये राइट आंसर है। तो ADL हम जनरली कंसीडर करते हैं एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। अब आप कहोगे सर ADL को आप मेज़र करते हैं तो वेरियस स्केल्स होते हैं कि इसको मेज़र करने के लिए हम क्या करते हैं, तो बहुत सारे स्केल्स होते हैं। जैसे आप देखोगे बार्थल स्केल है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि बार्थल स्केल किस लिए होता है, कार्ट्स स्केल क्या होता है। ठीक है, तो ये स्केल्स होते हैं जो एक काइंड ऑफ क्राइटेरिया या चेकलिस्ट की तरह होता है जिसमें आपको स्केल्स या मार्किंग देनी पड़ती है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, ठीक है, ये बार्थल इंडेक्स है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कोई पेशेंट्स होते हैं जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, तो उसमें हम लोग एक्टिविटीज़ किस प्रकार एक्टिविटीज़ कर रहा है पेशेंट, तो वो हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है नेक्स्ट टाइम से कि कौन से ये पर्टिकुलर स्केल के नाम दे देंगे आपको कि ये किस लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिकेशन क्लास इज कॉमनली यूज टू ट्रीट एंजाइटी डिसऑर्डर्स। एंजाइटी डिसऑर्डर्स बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, कोई ज़्यादा एक्सप्रेशन नहीं है। एंटीसाइकोटिक्स जो साइकोटिक सिम्टम्स वाली डिजीज़ होती हैं जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, तो उसके लिए हम एंटीसाइकोटिक्स करते हैं। एंटी डिप्रेशन इज़ यूज्ड फॉर डिप्रेशन, मूड स्टेबलाइजर फॉर एनी काइंड ऑफ मेनिया, और बेंजोडाइजेपिन ऑफ एनी काइंड ऑफ एंजाइटी, तो उसमें हम लोग बेंजोडाइजेपिन्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच स्टैटिस्टिकल मेजर इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन। तो इसका राइट आंसर आपका जो रहने वाला है वो है क्रूड डेथ रेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच एपिडेमिक स्टडी डिजाइन इज यूज्ड टू इन्वेस्टिगेशन डिजीज आउटब्रेक्स। ये फिर से एक मेरे के लिए कॉन्फ्यूजन सवाल था कि उन्होंने बताया नहीं है, तो जनरली उन्होंने जो आंसर कंसिडर किया दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, लेकिन नहीं है। डिजीज़ आउटब्रेक के लिए कोहॉर्ट स्टडी, केस कंट्रोल दोनों स्टडीज़ भी यूज़ की जाती हैं। डिस्क्रिप्टिव भी इन्होंने आंसर कंसिडर किया की सब जाती हैं, लेकिन जनरली हम लोग कोहॉर्ट स्टडीज़ होती हैं वो करते हैं, लेकिन इन्होंने जो आंसर माना है दैट इज़ डी, डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ को इन्होंने राइट आंसर माना है। ठीक है, अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी इज़ द राइट आंसर जो उन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्पसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग BCG इन केस ऑफ ब्लैडर कैंसर आर ऑल एक्सेप्ट। अब ब्लैडर कैंसर में BCG क्या करता है, एक्सेप्ट जो इन्होंने पूछ लिया, बहुत इंपॉर्टेंट कि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो एंटी ट्यूमर एक्टिविटी होती है, प्रिवेंट्स रिकरेंस ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, एक्सेस इम्यूनोथेरेप्यूटिक, ठीक है, ये राइट आंसर माना इन्होंने, प्रिवेंट ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय। तो जो 1973 के अंदर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कमेटी 1973 में आई थी, करतार सिंह कमेटी ने ये दिया था। ठीक है, और अंडर हेल्थ प्लानिंग, ठीक है, ये दिया था करतार सिंह कमेटी ने इन 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म एलाइजा। एलाइजा का एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्पेंट एसे, एंजाइम लिंक इम्यूनो सॉर्पेंट एसिड, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड इन 2005, तो जिसका भी आंसर 2005 है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द जॉब ऑफ आशा, अ ट्रेंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। आशा का काम होता है जो बेसिक वर्क्स होते हैं वो होता है अकमी भूमि, जो विलेज की वुमेंस होता है उन्हें सब सेंटर या लेके आना PHC पे, ठीक है, उनके प्रेगनेंसी टेस्ट किस करवाना,
इंफॉर्मेशन देना, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन भी, ये सारे काम आशा के होते हैं। डिलीवरी जो होती है वो आशा नहीं कराती, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया स्प्रेड बाय विच बाइट ऑफ विच फीमेल एनोफिलिस। ऐसे क्वेश्चन भी थे सिंपल, जो आप देखते ही आंसर राइट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएमजे। पीएमजे का फुल फॉर्म पूछा था, दैट इज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। दूसरे ऑप्शंस नहीं लिखे हैं क्योंकि राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन ही था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अ सिस्टम विच इज़ यूज टू हेल्प द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीनेशन एट लो टेम्परेचर। अब कोल्ड चेन, आपने पढ़ा होगा, कोल्ड चेन है जो मेंटेन होती है, जैसे जो वैक्सीन्स जो होती हैं वो ट्रांसपोर्ट करनी होती है फ्रॉम हायर सेंटर्स से लेके सबसे लोएस्ट सेंटर, ठीक है, जैसे कि सब सेंटर हो गया, तो वहाँ तक जो वैक्सीन्स होती हैं उन्हें एक उनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उन्हें बॉक्सेस में किया जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज कोल्ड चेन, ठीक है। जो हायर सेंटर होते हैं उन पे बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ठीक है, फिर धीरे आते आते फ्रिजेस तक आ जाता है, और फिर लास्ट में जो बॉक्स होता है उसमें आइस पैक्स होते हैं, ठीक है, उनके टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं, तो उस पर वो मेंटेन किए जाते हैं, तो दैट इज़ नोन एज कोल्ड चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू वायरस विल रिड्यूस विच टाइप ऑफ ब्लड सेल्स। अब आपने देखा ही है कि डेंगू की जब कोई पेशेंट होता है जो डेंगू से इफेक्ट होता है तो दैट डिक्रीज द लेवल्स ऑफ प्लेटलेट्स डिक्रीज कर देते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हेल्थ यूनिट चेंज इनटू हेल्थ वेलनेस सेंटर। अभी इन्होंने लेटेस्ट क्या किया है, जितने भी सब सेंटर्स हैं उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चेंज किया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। अब चेंज कुछ नहीं किया है, बस नाम चेंज किया है, ठीक है, चेंज कुछ नहीं किया। तो ये देखते सब सेंटर, हाँ, किसको चेंज किया है, सब सेंटर्स को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में चेंज किया है। एन आउटब्रेक ऑफ डिजीज इन अ बर्ड पॉपुलेशन। आउटब्रेक बर्ड पॉपुलेशन, अब आ जाओ, नन ऑफ द बीज नहीं, ऑन्कोलॉजी नहीं, ऑन्कोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ कैंसर, ये भी स्टडी आ, जब लॉजी आ जाता है ना किसी चीज़ में तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज स्टडी। तो हम तो स्टडी की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं आउटब्रेक की। तो आउटब्रेक जो दैट इज कॉल्ड एज एपोर्निथिक, ठीक है, तो राइट आंसर इसका अपोर्निथिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ पोलियो वैक्सीन्स। अब वही है कि जो मैंने आपको बताया था कोल्ड चेन कि डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट जो भी वैक्सीन्स हैं वो डिफरेंट टेम्परेचर्स पे स्टोर की जाती है। तो पोलियो का जो टेम्परेचर ऑफ स्टोरेज होता है दैट इज़ -20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो बी आंसर जिसने भी किया वो राइट आंसर है। कॉग्निटिव डोमेन इन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब ये फिर से ब्लूम टैक्सोनॉमी, ये एजुकेशन में आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो इसके कंपोनेंट्स हैं या डोमेन्स हैं वो है क्रिएट, इवेलुएट, एनालाइज, अप्लाई, अंडरस्टैंड, रिमेंबर, ठीक है। अब इवेलुएट आ गया, सिंथेसाइज आ गया, एनालिस, ये क्रिटिसिज्म इज अ डिफरेंट टॉपिक, ये ऑड वन आउट है, ठीक है। क्रिटिसाइज करते हैं किस चीज़ को, दैट इज क्रिटिसिज्म, वो कॉग्निटिव डोमेन्स में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हायरार्की ऑफ नीड्स इज एक्सप्लेन्ड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब्राहम मास्लो ने हायरार्की नीड्स दी थी, जिसमें जनरली वो लोग पूछते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो हाईएस्ट पिरामिड है दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसके अलावा बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स, तो इसके 5 कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये जो हायरार्की ऑफ नीड्स दी गई थी अब्राहम मैस्लो ने दी थी, जिसमें कि इंसान को सबसे पहले किस चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, दैट इज़ ब्रीथिंग, स्लीप, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है, वो सारी चीज़ें फिजियोलॉजिकल, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एट लेटर एजेस में होता है, ठीक है, वो भी हर किसी को अचीव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। अब इन्होंने बोल दिया है कि नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड। अब नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होगी कि एक काउंसलर है,
एक काउंसली है, ठीक है, ये इसको काउंसलिंग दे रहा है। अब ये क्या होता है कि नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है कि ये इसको कोई चीज़ फोर्स नहीं करेगा, ये बताएगा नहीं कि आपको ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी, वो इसको बस ऑप्शंस देगा और चॉइसेस होती है क्लाइंट की, ठीक, क्लाइंट पे सेंटर्ड होता है ये सारी चीज़ें कि भाई क्लाइंट को क्या करना है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is a Socratic method of teaching? अब Socratic method of teaching is all about creating a dialogue between students and teachers. तो students and teachers के बीच में क्या होगा? Lecture is a one way method. Lecture is a one way method. Lecture में जो कि टीचर्स पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, फिल्म नहीं है, एग्जीबिशन नहीं। पैनल डिस्कशन इज़ द राइट आंसर, जिसमें क्या होता है कि पहले एक पैनल होता है, एक डिस्क्रिप्शन होगा, एक लेक्चर होगा, उसके बाद पैनल ऑफ जजेस बैठेंगे जिससे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो ये सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ऑस्की? ऑस्की ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन। जब आप किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हो या फॉरेन में जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो दे आस्क फॉर ऑस्की, या उनके जो एग्जाम्स होते हैं वो ऑस्की बेस्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, VD stands for? VD stands for vital, essential and desirable, ठीक है। तो इसमें देख लो vital, essential, desirable कहाँ पे है, vital, essential, desirable, ठीक है। ये भी फिर से मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन उठा के दे देंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जिस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो उसकी आगे के स्कोप्स क्या हैं वो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है जिसमें भी जो भी आपका इन्वेंट्री होता है, जो भी सामान आपके हॉस्पिटल में आ रहा है, इन्वेंट्री जो आ रही है उसको स्टोर करने का तारीख, स्टोर हो गया, उसको डिस्पैच करने का जो प्रोसेस होते हैं वो होते हैं VED पे बेस्ड होते हैं, या बहुत अच्छी चीज़ें होती, बहुत अलग अलग जो होते हैं वो होते हैं ABC हो गया, XYZ हो गया, ये एनालिसिस होते हैं जिसकी बेसिस पे हम लोग जो स्टोरेज और डिस्पैच ऑफ मटेरियल्स को हम करते हैं, ठीक है। कैसे स्टॉक आएगा, कैसे जाएगा, दैट इज़ डिफरेंट एनालिसिस होते हैं। तो VED एनालिसिस एक मैनेजमेंट का टॉपिक है, इन्वेंट्री का, ठीक है। तो जिसने भी VED का फुल फॉर्म किया, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल इफ द हेड नर्स कमिट्स एन एरर, इट इज़ कॉल्ड एज हेलो इफेक्ट, ठीक है। हॉस्पिटल हैज़ टू कीप MLC रिकॉर्ड्स अप टू, MLC रिकॉर्ड्स को रखा जाता है अप टू 10 ईयर्स, ठीक है। ये इन्होंने 10 ईयर्स आंसर माना है इसका, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट मेथड दैट अकर्स आफ्टर द पेशेंट हैज़ बीन डिस्चार्ज इज। अब क्या है कि एक हॉस्पिटल में आप आए, ठीक है, मेरा हॉस्पिटल घर जैसा लग रहा है, ठीक है, ठीक है। हॉस्पिटल में आप आए, अगर आपका इवैल्यूएशन जब आप एडमिट हो तब हो रहा है, उसी टाइम पे आपको कोई आके असेस कर रहा है कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, क्या केयर प्रोवाइड की गई है, सो दैट इज़, अगर उसी टाइम पे रहते हुए आपकी अगर इवैल्यूएशन हो रही है तो दैट इज़ कंकरेंट इवैल्यूएशन। अगर पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है, उसके बाद उसका इवैल्यूएशन हो रहा है, दैट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव। हम वापस जाके इवैल्यूएट कर रहे हैं। पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है, उसके बाद जो टीम आके इवैल्यूएट कर रही है कि क्या केयर प्रोवाइड की गई थी, दैट इज़ रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज P स्टैंड्स फॉर? एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फिर से क्वेश्चन आ गया, जैसा पेपर दोगे वैसा क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा देते हैं, कुछ भी बता दिया, जैसा पेपर दे रहे हो वैसा क्वेश्चन आएगा। P क्या होता है? P स्टैंड्स फॉर, नहीं, P स्टैंड्स फॉर प्लानिंग, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पूरा बता दो। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, ठीक है। CO स्टैंड्स फॉर कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है। R स्टैंड्स फॉर रिपोर्टिंग and B stands for budgeting, ठीक है। these are the
elements of administration, or we can say management. Feasibility of research study is determined by examining सबसे पहली बात, आपको कोई स्टडी करनी है तो स्टडी में अगर आपको लोग ही नहीं मिलेंगे, आप स्टडी करोगे किस पे? तो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होने ज़रूरी हैं, तभी तो रिसर्च करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ SPSS। SPSS स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम पैकेज फॉर सोशल साइंसेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसके वेरियस वर्जन्स आते हैं, कभी नहीं पूछे जाएंगे आपसे, बस फुल फॉर्म पूछ लिया, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रोसेस द लिटरेचर रिव्यू शुड अकर। अब लिटरेचर रिव्यू कब करोगे? ROL कब करोगे? आपको पता कैसे रहेगा क्या रिसर्चेज हुई हैं? रिसर्च इज़ व्हाट? रिसर्च दोबारा सर्च करना है, तो सर्च दोबारा कैसे करोगे? जब आपको पता होगा कि पहले क्या हुआ है, पहले क्या हुआ तभी तो पता लगेगा ना बाद में क्या करना है। तो एंड ऑफ रिसर्च, एंड के बाद क्या करोगे? नियर द एंड ऑफ, नहीं, शॉर्टली बिफोर द एनालिसिस, अर्ली इन द, अर्ली पहले करेंगे ना रिसर्च प्रोसेस की, क्या क्या रिसर्चेज हुई और हम क्या चीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अर्ली इन द रिसर्च प्रोसेस हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फॉर्मूला फॉर रेंज? रेंज इज H-L। ठीक है, रेंज का फॉर्मूला होता है H-L। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स विच आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू नोन एज। तो देखो भैया क्या होता है कि आइडियाज़ एंड बिलीव्स, ठीक है, आइडियाज़ और बिलीव्स की बात कर रहे हो तो अजम्पशन है। ठीक है, अगर फैक्ट्स की बात करते हो, जो आप कंसिडर करते हो कि ये चीज़ें निकलेंगी, दैट इज़ हाइपोथेसिस। ठीक है, अगर आप आइडियाज़ की बात कर रहे हो तो वो अजम्पशंस होते हैं। ठीक है, तो ये भैया देखो ख़त्म हो गया है। तो ये थे हमारे MSc नर्सिंग के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, और बहुत अच्छा पेपर बनाया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने ऑब्सगाइनिक, मैनेजमेंट, रिसर्च, एजुकेशन, ठीक है, इन सबको इन्वॉल्व किया। और आजकल आप देख रहे हो सेक्रेटरी तो फेवरेट ही है, हर एग्ज़ाम में आप देख रहे हो सेक्रेटरी फेवरेट है, तो ये क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए गए थे। आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें जैसे हायर लेवल ऑफ एजुकेशन का पेपर है, तो उसमें आपको ये चीज़ें पढ़ के जानी बहुत ज़रूरी हैं, और यहीं से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा पेपर बनाया था उन्होंने, और लेवल का पेपर है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनमें से आप देखो एक दो क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने स्टार्ट किया, तो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस क्लासेस में से भी आए हैं। ठीक है, और ये अज्यूम था कि ऐसे क्वेश्चंस ही बनाए दिए जाएंगे। तो हम आपके लिए और जो भी पेपर सॉल्यूशंस हैं, ये कोई भी लेटेस्ट अपडेट है, कोई वैकेंसीज़ की, वो हम प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा कोई क्लासेस है वो हम आपको लेक्चर्स बना के दे देंगे। फ्री PDFs है आपके पास, हमारे पास। किसी को भी नोट्स वगैरह चाहिए तो वो हमारे इंस्टाग्राम पे हमको DM कर सकता है, जो भी नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। सो थैंक यू गाइस, बस ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी अपडेट्स होगा तो वो हम आपको देने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।